शिक्षा हक हमारा है। 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 जन का नारा है। शिक्षा हक हमारा है। शिक्षा हक हमारा है। जन का नारा है। शिक्षा हक हमारा है। जन का नारा है। शिक्षा हक हमारा है। शिक्षा हक हमारा है। कैसे कर शिक्षा हक हमारा है। जन का नारा है। 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 शिक्षा हक हमारा है। नहीं व्यापार तुम्हारा है, शिक्षा हक हमारा है। नहीं व्यापार तुम्हारा है, शिक्षा हक हमारा है। नहीं व्यापार तुम्हारा है। शिक्षा हक हमारा 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 है। जन का नारा 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 है। शिक्षा हक हमारा है। जन का राष्ट्रपति का बेटा हो। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की राष्ट्रपति का संतान, बेटा हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान, राष्ट्रपति का बेटा हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। सबको शिक्षा एक समान। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। सबको शिक्षा एक समान। साथियों, आज हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राधाकृष्ण जी की जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम लोग आज उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही हम लोगों के बीच में पवन राणा जी, जो कि शिक्षाविद हैं, जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे। साथियों को हमारा अभिवादन। आज इस मौके पर जबकि शिक्षक दिवस है, माइक चल पर आवाज सुनाई पड़ रही है ना? आज इस मौके पर जब शिक्षक दिवस है,
ऐसे में शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर चर्चा करना, उस पर अपना एक मत बनाना, और जो उचित है वो अच्छी बात है, जो उचित नहीं है, अनुचित है, उसको गलत को सही करवाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। एक शिक्षा एक ऐसा विषय है जो कि हमारे परिवार को, हमारे स्वयं अपने आप को, हमारे समाज को जिसमें हम रहते हैं और हमारे देश को पूरी तरह से प्रभावित करता है। तो ऐसे मौके पे इस मुद्दे पे चर्चा करना एक अच्छी बात है, हम करेंगे। लेकिन चर्चा के साथ साथ, चर्चा के तो और भी बहुत अवसर मिलेंगे, हम उससे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि हमें क्या करना है। मोटे मोटे बिंदु हम शिक्षा नीति के लेकर के हम ये तय करें कि हमें आगे क्या करना है और उस राह पे चलें। अगर हम मोटे मोटे बिंदु देखते हैं, कुछ कल रात की चर्चा में जो जूम मीटिंग थी उसमें मुद्दे उभरे थे, कुछ उससे पहले राजस्थान की बैठक में मुद्दे उभरे थे 2 दिन की गहन चर्चा में। उन्हीं मुद्दों को आगे लेते हुए अगर मोटे मोटे बिंदु देखते हैं जिसको कि हम अभी समझ लें, उनमें सबसे पहला बिंदु तो नज़र आता है कि शिक्षा का बाजारीकरण पूरी तरह से हो रहा है। जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है, ये शिक्षा को पूरी तरह से बाजार बना दे रहे हैं। कुछ मोटे मोटे आकलनों के अनुसार आज भी जो देश के अंदर इसका बाजार देखा जा रहा है वो लगभग 40 करोड़ का बाजार है, और आने वाले समय में यही बाजार बढ़ के 400, 450, 500 करोड़ के होने की संभावना है। ये बाजार क्यों हुआ, कैसे हुआ? शिक्षा को तो एक विषय हमारा होना था कि समाज के विकास के लिए, अगर आपको ध्यान हो, पुराने स्कूलों में बाहर लिखा रहता था शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे महंगे कॉलेजों में भी शिक्षा लेने के बाद हमारी जो फीस होती थी वो 15 रुपये होती थी, वो भी माफ़ करा लेते थे। किताबें हमें बुक बैंक से मिल जाती थी, बुक बैंक की योजना होती थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस के हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, 125 से 150 रुपये होता रहने खाने की। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, लगभग 40 साल पुरानी हो। और आज की स्थिति क्या है आपके सामने, किस कदर बदलाव आ चुका है। ये बढ़ता हुआ जो बदलाव है, इसी पे और ठप्पा लग गया। अगर शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षाविदों को नीति बनानी चाहिए, एक कमेटी शिक्षाविदों की होनी चाहिए। लेकिन वाजपेयी सरकार के दौरान जो कमेटी बनी, आपको जानकारी होगी, नहीं जानकारी है तो ताज्जुब होगा कि मुकेश अंबानी और आदित्य बिरला को लेकर दो व्यक्तियों की कमेटी बनी जिन्होंने हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए वो तय किया। अब वो क्या तय करेंगे, वो तो बाजार ही देखेंगे उसको। उसकी बहुत कम बातें उस समय पर लागू हो पाई। हाँ, इतना जरूर है कि शिक्षा में 100% FDI खोल दिया गया था सन 2002 में, और जो चीज़ें रह गई थी वो इस नई शिक्षा नीति में समाहित कर लिया गया है। जो हमारे यहाँ की दिक्कतें थी, जो हम सब लोग जानते हैं, जिससे अवगत हैं, हमारे स्कूल बदहाल हैं। हम सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं। दिल्ली में तो कुछ सुधार हुआ है पिछले कुछ समय में, लेकिन देश भर की स्थिति देखें तो स्कूल बदहाल है। शिक्षकों की वैकेंसीज पड़ी रहती हैं। आज भी देश में 10 लाख वैकेंसीज है, रिक्त स्थान खाली पड़े हैं जो नहीं भरे गए, और जो भरे भी गए हैं
उनमें से 12-13% जो है वो ठेके पे टीचर रखे गए, जिनको पैरा टीचर कहते हैं। पढ़ने की सामग्री, ये तो शिक्षकों का हाल है। पढ़ने की सामग्री पुस्तकें इतनी महंगी है कि औसत शिक्षा पे जो व्यय होता है उसका 20% तो पुस्तकों पे ही जाता है। छोटी छोटी बच्चों की किताबें अगर आप देखेंगे वो 200, 300, 400 रुपए की, उसमें 60-70% तो बेचने वाले का कमीशन होता है, तो बाकी जो कमाते हैं वो अलग। उस पद्धति पे चलते हुए इसको पूरी तरह से खोल दिया गया। स्कूली शिक्षा को, उच्च स्तरीय शिक्षा को, हायर एजुकेशन को, और ये जो बाजारीकरण है, ये जो हमें किस दिशा में ले जाएगा, इस पर हम लोग और बारीकी से चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए मैं अपनी बात को इस विषय पर ही केंद्रित करना चाहूँगा। शिक्षक दिवस है, शिक्षकों का सम्मान हो, ना कि अपमान हो। ये तो शिक्षकों का अपमान हो रहा है जो आप पैरा शिक्षक लगा करके और शिक्षकों को सही वेतन नहीं दे रहे, उनकी सही विसंगतियाँ दूर नहीं कर रहे। शिक्षा नीति इस बातों पे कोई जिक्र नहीं करती। जिक्र करती भी है तो उसे सुधारेगी कैसे? वो कहती है उनको प्रेरित किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। अरे भाई पैसा दो ना, सही तरह से पैसा दोगे तो सम्मान भी मिल जाएगा, प्रेरणा भी आ जाएगी। पैसा क्या, तनख्वाह चाह रहे हैं वो अपनी नहीं। और शिक्षकों को आगे आकर के इस मुद्दे को उठाना होगा, उन्हीं की लड़ाई ज़्यादा है। और हम शिक्षा की जब बात कर रहे हैं तो हम देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, देश के बच्चों की बात कर रहे हैं। जो अधिकार हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने शिक्षा का अधिकार दिया था संविधान में, उसको डाइल्यूट कर दिया गया है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है, अब ये कह रहे हैं राइट टू एजुकेशन की जगह संवैधानिक जो अधिकार हमारे संविधान में निहित है, उसकी जगह अभी ये बात कर रहे हैं यूनिवर्सल एक्सेस की, मतलब सार्वभौमिक पहुंच की, सबकी पहुंच बने। अरे पहुंच तो बनेंगे, उसका अधिकार जो है उसको क्यों नहीं पूरा करते? उस अधिकार के लिए उतना पैसा क्यों नहीं देते? जो सन 64-68 में जो संस्तुति आई थी कोठारी कमीशन की 6% की, अभी तक उसी का रट लगा देते हैं आप लोग, और पूरा करते नहीं है। 3% के इर्द गिर्द घूमता रहता है, कभी 2.5%, कभी 3.25%। आप उसके आधे तक भी नहीं पहुंच पाए अभी तक, और आप फिर बात वही दोहरा रहे कि हम 6% करेंगे। आज की तारीख में जब जीडीपी माइनस पे पहुंच रही है, आप 6% में क्या कर लेंगे? एक तो कम से कम 10% का शिक्षा पे व्यय होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। हर चीज़ के लिए आप शिक्षा का सेस भी ले रहे हैं हमसे। किसी भी चीज़ के लिए आप 1,00,000-2 लाख करोड़ रुपए वैसे ही बांट देते हैं, तो शिक्षा का आपकी प्राथमिकता ही नहीं नजर आ रही है। इन विषयों पे हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में, सत्र में ये पारित हो जाएगी, और पारित होने के बाद बहुत जल्दी लागू हो जाएगी। आज ही अखबार की कटिंग किसी ने भेजी थी, उसमें पढ़ रहा था मध्य प्रदेश के अंदर वो तैयारी कर रहे हैं कि अब नया सत्र चालू होगा, इसके बाद तब तक ये पारित हो चुकी होगी, और ये ऑनलाइन शिक्षा बढ़ा देंगे। अरे यहाँ 80-90% लोगों के पास 2 टाइम खाने की रोटी नहीं है, वो कहाँ से आपकी ऑनलाइन शिक्षा का खर्च वहन करेंगे? कहाँ से वो एंड्रॉइड वाले फ़ोन वो लेंगे? गांव में कहाँ आपके नेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको नेट नहीं मिल पाता, इंटरनेट, बिजली नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है वो खरीदने का। ठीक है, बड़ी मुश्किल से कोई घर का एक सदस्य छोटा वाला फ़ोन खरीद लेता है, पुराने वाले फ़ोन वो कि 500-600 रुपये में सस्ते में मिल जाता है, की बात हो जाए, उसके आगे नहीं है। आप यहाँ बात कर रहे हैं, और ये अपने आप में कम से कम 36 करोड़ का व्यापार है ऑनलाइन शिक्षा, जो इनका आकलन है। इस व्यापार से कौन कमा रहा है, ये सबको स्पष्ट उनकी तरफ बताने की जरूरत है। तो साथियों, ये बातें हैं, और भी बहुत सी बातें हैं, तो हमारे पास समय कम है। हम ये छोटी सी गैदरिंग्स भी करें बेशक, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब जगह शिक्षक संघ जो है हमारे, छात्र संघ है हमारे,
उनको जोड़ते हुए उनकी अगुवाई में पूरे देश के स्तर पर हम इस आंदोलन को तेजी से ले जाएं, ताकि इस थोड़े समय में हम कुछ चोट कर पाए और इसमें कुछ सुधार लाने की प्रक्रिया को तेजी लाएं। धन्यवाद साथी। अब मेरे और साथी जो इस पर कहना चाहेंगे वो बात करेंगे। साथियों, हमारे बीच में सुमन जी हैं जो कि शिक्षाविद हैं और उस विषय पे हम लोगों को थोड़ा और प्रकाश डालेंगे। हाँ, देखिए आज पूरा देश, पूरी दुनिया जो है आज कोविड पे चल रही है। कोविड की वजह से हम सभी लोग परेशान हैं। हमारी सारी आर्थिक क्रियाएं जो है वो सब हम लोगों ने बंद कर दिया, और इस बीच में सरकार जो है वो व्यस्त है इस तरह की नीतियों को लाने में। शिक्षा जो है वो एक समाज के निर्माण का काम करती है, बच्चों के भविष्य का निर्माण करती है, आपका आने वाला समाज कैसा होगा उसको तय करती है। और उस समय में जब पूरा देश एक आर्थिक विपदा से गुजर रहा है, उस समय इस तरह की शिक्षा नीति लाने का मंशा क्या है ये हम सबको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। सिर्फ उनकी मंशा इस बात पर है क्योंकि देश में पैसा है नहीं। हम सब लोग देख रहे हैं कि लगभग 24% जो है हमारी GDP का माइनस हो गया है। तो इसका मतलब हम जो सबसे पहले जो हम काटेंगे अपने बजट को, वो कटेगा हमारा शिक्षा पर। जो दूसरी जो बच्चों से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पर सबसे पहले सरकार अपना बजट काटेगी। और उस समय आप शिक्षा नीति लेकर आ रहे हैं और 6% की बात कर रहे हैं, तो सुनने के लिए तो बहुत अच्छी है, आम जनता भी बहुत प्रेज़ करेगी, लेकिन जो इसकी सच्चाई है इसको हमको शायद समाज के बीच में लाना होगा। जहाँ तक समाज ये शिक्षा के गुणवत्ता की बात है तो बहुत सारी बातें अभी इन्होंने पवन जी ने अभी पूरा उसको विस्तार से बताया। शिक्षा, हमारी प्राइमरी शिक्षा, हमारी सेकेंडरी शिक्षा बहुत सालों से सफ़र कर रही है। ये एक मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन जनता ने मिल के इसको, हम सब लोगों के प्रयास से ये मौलिक अधिकार बना। और 2002 में इसको, जो हमारा संविधान था उसके अंदर बदलाव लाया गया और 83rd अमेंडमेंट के तहत इसको उसमें जोड़ा गया। और बाद में इसके ऊपर कानून जो है लगभग 2009 में आया। आज हम लोग 2020 में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे आना चाहिए। आज जो स्थिति है, जैसा पवन जी ने बताया, बिल्कुल ये सही है। ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके माँ बाप अनपढ़ हैं, किसी को इवन ओरिएंटेशन नहीं है। मैं आपको दिल्ली के शहरों का बता दूँ, इनके माता पिता के पास ज़रूर एंड्रॉयड्स है और ये सब है, लेकिन कैसे उसको लिंक करना है, कैसे टीचर्स के साथ क्लास में जोड़ना है, वो उन तक को नहीं है। तो अचानक आप कोई चीज़ छूट दीजिए बिना कुछ उसके अंदर कुछ ओरिएंट दिए, कुछ उसको समझाए बिना अगर अचानक हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो ये एक नहीं लागू करने के बराबर ही है। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी शिक्षा से वंचित हो गए हैं। हमें कैसे उन बच्चों को जोड़ना चाहिए, कैसे हम उन बच्चों को लिंक करें, उसका प्रयास हमको पहले करना चाहिए। तो शिक्षा को तो बनाने के लिए हम लोग थोड़ा समय ले सकते थे, लेकिन जो ऑलरेडी हमारी व्यवस्था, आज हम लोग शिक्षक दिवस पे खड़े हैं, हम लोग आप सब जानते हैं, लेकिन उस शिक्षक दिवस में आप हैरान होंगे कि जो कल तक शिक्षक थे, इस लॉकडाउन से पहले जो शिक्षक थे, आज लगभग 40% शिक्षक जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, उनको निकाल दिया गया है। तो कैसा हम लोग एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं जिसके अंदर की जो हमारे अध्यापक गण हैं, जो अगर आप और देशों में जाइए, मैं स्वीडन वगैरह गई हूँ, तो सबसे हाईएस्ट पेड जो कोई वर्ग है वहाँ पर वो है शिक्षक, टीचर्स के लिए GDP हाईली, मतलब 38% GDP दे एलोकेट, मतलब वो जो एलोकेट करते हैं वो शिक्षा के लिए करते हैं। वहाँ इतना सम्मान है क्योंकि वो मानते हैं कि टीचर जो है वो खाली एक टीचर नहीं है बल्कि देश का निर्माता है। और हमारे यहाँ देखिए कि हम शिक्षकों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हमारा व्यवहार है। वैकेंसी की इन्होंने बात बताई जो 10 लाख की, ये हम लोगों ने स्टडी 2002 में किया था, तब भी यही हालत थी, आज भी यही हालत है। और ये सिर्फ वो उसकी बात की जा रही है जो कि वैकेंसीज वैकेंट हैं, जो रिटायर हो गए उनकी जगह, लेकिन जो नए बच्चे अभी पैदा हुए इस पूरे दौरान, इस पूरे लगभग 20 साल के अंदर जो और बच्चे पैदा हुए, उनके लिए तो हमने स्कूल और शिक्षा के बारे में सोचा ही नहीं है। उनकी तो बात बिल्कुल अलग है। तो 6% 10% के
में मतलब हम जो इसका गेम खेल रहे हैं, या ये जो पुराने कमीशंस ने जो इसको हम लोगों को एक जो डायरेक्शन दिया था, उसकी बजाय आज जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि हम पूरे ग्राउंड रियलिटी के साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था को हम लोग उसकी मैपिंग करें। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, ये हमारे संविधान में लिखा गया, और ये कोई सरकारें एहसान नहीं करती हैं, कोई भी सरकार हो, लेकिन वो एहसान नहीं कर रही अगर अपने लोगों को शिक्षा दे रही है। ये उसका एक अधिकार है, उसका एक नेचुरल अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, और ये हमारे संविधान में भी इस बात को कहा गया है। सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि आप उस माहौल को उसी तरीके का बनाइए ताकि हर व्यक्ति उसमें शिक्षा ले सके। आज आप किसी भी यूथ से बात करिए, किसी से भी बात करिए, इतनी महंगी शिक्षा है कि वो बेचारे लोन्स ले लेके पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से इतने इतने कर्जे ले लिए। अब ये लॉकडाउन हो गया तो वो जो कर्जा है, जो उसका इंटरेस्ट रेट है, वो सारा पेरेंट्स के ऊपर पूरा उसका दबाव बन रहा है। तो मेरा अपना मानना ये है कि इसको खाली शिक्षा नीति का जहाँ हम एक तरफ बहिष्कार करें, इसको बाइकआउट करें, हमें तुरंत कुछ एक्शंस लेने होंगे। मैंने कल रात वाली मीटिंग में भी इस बात को कुछ कहा था कि हमको इन सारे जो पूरी जो शिक्षा नीति जो भी बनकर आई है, इसका एक हमको संवैधानिक जो हमारे अधिकार हैं, जो कानून इस देश का बना हुआ है, जो हमने विश्व स्तर पर बहुत सारे कन्वेंशंस को साइन किया है, उन सब के संदर्भ में शिक्षा नीति का विश्लेषण करें और उसको हम लोग जो है सरकार के सामने उसको दें कि भाई आपका ये ऑब्लिगेशन है, यू डोंट हैव राइट कि आप हमारा चेंज करिए, बल्कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर एक व्यक्ति को कैसे पहुंचाएंगे, और उसके अधिकार के तहत, एहसान के तहत नहीं, अधिकार के तहत। ये अधिकार है तो एक हमको वो करने की ज़रूरत है। और दूसरा, मैं बिल्कुल पवन जी से एग्री करती हूँ कि हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसमें शिक्षक संघ को अपने साथ लाएं, क्योंकि सीधा सीधा अटैक उनके ऊपर है, उनको हम अपने साथ जोड़ें। जो माँ बाप हैं वो भी आज की डेट में परेशान हैं। मैं कई लोगों से बात करती हूँ तो बताते कि बच्चों को हम फीस कहाँ से दें, और कहीं पर भी आप चलिए, यूरोप जो इतना बड़ा जिसके हम लोग मुकाबला करते हैं, या जिसका हम लोग परिकल्पना करते हैं कि जो विश्व मतलब यूरोप जो है वो कितना तरक्की कर गया, ये कर गया, वो इसलिए कर गया क्योंकि उनकी जो सरकारें थी, उन्होंने अपने बच्चों पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा को देने के लिए अपनी जिम्मेदारी ली। पुराने, अगर आप गुरुकुल की तरफ भी जाओ, जो ये सरकार कह रही है कि जो पुराना सिस्टम लाएंगे, तो पुराने में भी तो स्टेट ही देता था, माँ बाप को नहीं देने की जिम्मेदारी थी। इट वॉज स्टेट हु वाज सपोर्टिंग दोज गुरुकुल्स, जो गुरुकुल्स को सपोर्ट करता था, और उसके बाद ही वो बच्चे पढ़ते थे। तो बच्चों के ऊपर कभी इतना बर्डन नहीं पड़ता था, माँ बाप के ऊपर भी। और इसी वजह से बहुत सारी जगह अगर आप देखिए तो लड़कियां भी शिक्षित से वंचित हो जाती हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव है। तो पेरेंट्स को चॉइस करना पड़ता है कि बेटे को पढ़ाऊँ कि बेटी को पढ़ाऊँ। सरकारी स्कूल का तंत्र खराब है, प्राइवेट स्कूल के अंदर है, वहाँ इतना फीस है, इतना ये सब है। तो पेरेंट्स हमेशा करते हैं कि ठीक है भाई, लड़के को पढ़ाते, लड़की को छोड़ दें। तो इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को हमको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए, और क्या इसके लिए अच्छा हो सकता है। और तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमको पेरेंट्स एसोसिएशंस को अपने साथ जोड़ना चाहिए, पंचायतों को हमें अपने साथ जोड़ना चाहिए, टीचर्स यूनियन को ज़रूर हमको उनके साथ अपने साथ जोड़ना चाहिए, और बल्कि हमको लीडरशिप भी देना चाहिए ताकि उनके पीछे हम लोग चल सकें। और बाकी जो सब चीज़ें हैं, इसको हमको सभी सरकारों को, क्योंकि देखिए ये शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा जो है इसको रखा गया है समन्वयक सूची में। आप जानते होंगे हमारी जो फेडरल व्यवस्था है उसमें इनको स्टेट से भी बात करना चाहिए था, जो इन लोगों ने कहीं नहीं किया। मेरे को नहीं लगता किसी स्टेट से इन्होंने बात की होगी। इनके अपने स्टेट्स हैं जहाँ पे इनकी अपनी सरकारें हैं, वो तो हाँ कर देंगे, लेकिन जहाँ पर इनकी सरकारें नहीं हैं, जो हमारी करंट जो गवर्नमेंट है, जो संघ में है, जो केंद्र में है, तो वहाँ सब भी आपने नहीं लिया। तो सीधा सीधा एक संवैधानिक प्रावधान का वायलेशन है, उसका एक गलत है कि आप स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं और आप अपनी तरफ से ही चीज़ों को थोप रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब, क्योंकि आप लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, आप लोग हर ज़िले में हैं, हर गांव के आसपास हैं, हर ब्लॉक में हैं, तो मुझे लगता है कि ये नेटवर्क जो है एक बहुत अच्छा हो सकता है। सिर्फ हमको ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इसके ऊपर छोटा छोटा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, जो हम लोग अपने जब हम लोग काम करते हैं इस तरह के आंदोलनों में, इसमें तो हम लोग एक बहुत छोटी छोटी किताबें लोगों को देते हैं। उसमें हमारा होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लोग आमतौर पे आपसे लगातार पूछते हैं
जैसे कोई आप जाएंगे कि भाई शिक्षा नीति का बाइकआउट कर, तो पूछेगा भाई आप शिक्षा नीति बाइकआउट कर रहे हो तो इसका क्या है, इसके अंदर तो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो हमारे होने चाहिए जो हमारे जहन में आ सकते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन उसके अंदर लिखें और उसी के अंदर हमारे आंसर भी हम लोग डालें और उसके अंदर पूरा उसका लीगल आस्पेक्ट भी डालें, कल्चरल आस्पेक्ट भी डालें, उसका सोशल आस्पेक्ट भी डालें और इंडिविजुअल आस्पेक्ट भी डालें, राइट भी डालें। मतलब ये कोई, मैंने पहले भी जैसे मैं बार बार कहती रही हूँ कि कोई भी सरकारें अपने नागरिकों के ऊपर एहसान नहीं करती। नागरिक उनको चुनता ही इसीलिए है कि आप हमारे अच्छे के लिए काम करोगे, ना कि अपने कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम करोगे। और दुर्भाग्य से जहाँ पर हमें अपने विशेषज्ञों को बुला के इस पॉलिसी को बनवाना चाहिए था, वहाँ पर हम कॉरपोरेट्स को बुला रहे हैं, कॉरपोरेट्स को मिला के बना रहे हो। कॉरपोरेट्स आप जानते हैं पूरी दुनिया में जिस तरीके से उन लोगों ने तबाही मचाई है, क्या वो अब वो शिक्षा पे आ गए, लेकिन इसके पहले आप सभी जानते हैं किस तरह से उन्होंने हमारे पूरे नेचुरल रिसोर्सेज सबका जिस तरीके से दोहन किया है। तो शिक्षा भी अगर उसी तरीके की तो अपने ही मानक पे वो चलाएंगे, जो उनको सूट करेगी वो उसी तरीके के लोगों को तैयार करेंगे। उनका अधिकार है वो व्यक्ति अपने बारे में क्रिटिकल लर्निंग कर सके, अपने बारे में सोच सके, अपना विकास देख सके, समाज का विकास देख सके, कुछ वैल्यूज़ उसके अंदर जनरेट हो अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। वो सब कॉर्पोरेट्स को कोई चिंता नहीं है, वो तो सिर्फ अपने लिए एक आदमी तैयार कर रहे हैं जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में कैसे मददगार है। जैसे लॉर्ड मैकेले ने किया, उन्होंने भी तो यही किया था। अगर आप उनका पढ़िए, उनका यही था कि भाई इनके सिस्टम को आप डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि दे आर नॉट सपोर्टिव टू आवर सिस्टम। जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा व्यापार का जो तरीका है, उसमें हमें लोकल लोगों की एक आर्मी चाहिए जो हमारे सिस्टम को सपोर्ट करेगी। तो उन्होंने क्या किया, पूरी व्यवस्था को हमारे ध्वस्त किया और एक पूरे समाज में एक नए क्लास को जनरेट किया। और उस नए क्लास को उन्होंने एक अलग तरीके की शिक्षा दी, ओबीडियंट बनाया, यू कैन नॉट से एनी नो टू योर बॉस। तो वो जो ओबीडियंस वाला जो था ना कि भाई वो कहीं ना कहीं हमको करना होगा, क्योंकि आज जो पूरा समाज खामोश है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था की भी कमी है, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं कि जहाँ कुछ गलत हो रहा हम उसके खिलाफ बोलें, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो क्रिटिकल लर्निंग इज़ द की। हर चीज़ को कि कोई लिखा है किसी किताब में, कोई कह रहा है इसलिए मैं ब्लाइंडली फॉलो करूँ, नहीं, उसको लर्न करने का, उसको जानने का, समझने का, उसके बाद ही वो उस चीज़ों को फॉलो करे तो शायद वो अच्छा होगा। तो मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ, इस आशा के साथ कि आज जो हमारी ये शुरुआत हुई है, ये इसका हम अंत नहीं करेंगे जब तक हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो जाती, मुफ्त नहीं हो जाती। और खाली प्राइमरी एजुकेशन की बात नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन की बात नहीं है, बल्कि हायर एजुकेशन की भी बात है। अगर हम चाह रहे हैं कि भारत एक बड़े विश्व विजेता, क्या है, विश्व गुरु के रूप में निकले, तो एजुकेशन इज़ द की। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा पूरा जो समाज है वो शिक्षित हो, नॉलेजेबल हो, चीज़ों को क्रिटिकली समझता हो और उसकी भागीदारी हर जगह सुनिश्चित हो। नॉलेज होगी तो आदमी भागीदारी करेगा, इंसान भागीदारी करता है, नॉलेज नहीं होती है तो बेचारा विड्रॉ करता है। तो इसके साथ ही हम लोग अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। आज इस लड़ाई को हम लोग शुरू करते हैं और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने सारे एक बच्चे को हम इस शिक्षा के साथ नहीं जोड़ लेते। और जहाँ हमको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है हम लोग ज़रूर करें और लोगों को भी शिक्षित करें, लोगों को भी आगे बढ़ाएं ताकि वो भी अपने इस सवाल को उठा सकें। बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई अमरजीत जी हमारे बीच। अब हम उनके नेतृत्व में पहले सब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद वो धन्यवाद भी अपना देंगे और उसके बाद में एक कृति जो है हम जो उसका बहिष्कार कर रहे हैं वो उनके द्वारा बाद में एक तरफ अलग जलाई जाएगी। लेकिन पहले सब हम लोग अपने जब पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, पहले वो थोड़ा धन्यवाद करेंगे जो हमारे बीच में हमारे मेहमान आए हैं उनका, और उनके नेतृत्व में फिर वो जो हम जाते हैं जलाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने जो हमारे होते हैं उनको पहले पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पहले आप पुष्पांजलि अर्पित करवाओ। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे नेता साथियों, आज हम एक महान व्यक्ति, प्रख्यात विद्वान, महान दार्शनिक, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती मना रहे हैं।
जो पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। हालांकि डॉक्टर साहब राजनीतिक आदमी नहीं थे, लेकिन 1928 में जब इनकी मुलाकात कलकत्ता अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी के साथ हुई, हालांकि ये भारतीय शिक्षण सेवा समिति के मेंबर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस सम्मेलन में भाषण दिया। और इसके साथ साथ 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया। 1949 में जो संविधान कमेटी बनी थी, उसके भी आज मेंबर बनाए गए। और जो वो संविधान हमें शिक्षा का अधिकार देता है और रोजगार का अधिकार देता है, जिसकी ये जो आज मौजूदा तत्कालीन सरकार है, ये दोनों के विरोधी है। शिक्षा का अधिकार भी छीन रही है, शिक्षा देने का भी अधिकार छीन रही है और रोजगार का भी अधिकार छीन रही है। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, ये अंगूठा क्या, ये तो सोचते हैं कि गरीब आदमी का गला ही काट दिया जाए। तो आज हम इस महान व्यक्ति के जयंती के ऊपर उन्हें हम सादर नमन करते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं कि इतने कम मौके में, इतने कम शॉर्ट पीरियड में आप लोग इकट्ठे हुए। अभी ये कह रहे थे कि गैलरी कम है, लेकिन गैलरी अगर कम भी हो तो अपनी बात को कहना चाहिए अगर सच्चाई हो तो ये सच्चाई, जब महात्मा गांधी जी नमक छोड़ो आंदोलन किया था तो 70 लोग चले थे, लेकिन जब कारवां पहुंचा था आखिरी मंजिल पर तो लाखों लोग हो गए थे। तो आज ये कारवां इस अखिल भारतीय कार्यालय से चलेगा, छोटा सा कारवां चलेगा। जब ये बाहर जाएगा तो ये बहुत विशाल रूप धारण करेगा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं पुनः आप सबका और आपका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय शिवराज। ऐसा साइड से कोई नहीं दो ही। अरे रिकॉर्ड ही होना फायदा क्या। उस साइड से करो ना यार। तो ठीक है, फोटो नहीं आएगी ना ऊपर। वहाँ से एक आदमी उधर को भेज के जाए, उस साइड से जाओ ना। ना हम तो चले जाएंगे उधर से। आया सर, आप बीच में हो रहे सब चारों तरफ होंगे ना, आप बैठोगे बीच में। बेटा ये किधर का कर फटाफट। अशु भाई बैनर है। बेटा ये झंडों को ऊपर करो, झंडे लेकर चलो, जो झंडे लेकर खड़े होंगे बाकी कुछ पीछे बैठेंगे वहाँ। इस तरीके से होगा दो बेटा आओ इधर आ, यहाँ खड़ा हो। पहले बीच में कुछ बैठ जाओ और फिर खड़े हो जाना सब चारों तरफ। यहीं खड़े रहना। क्या चलेगा, जाओ उधर। बेटा कोई रहेगा हो तो आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, जो रहेगा हो तो एक झंडा दे दो, झंडा मांगे नजारा बनवाने बीच पूरा चारों तरफ से। बरसा जल्दी वाले क्या नाम है, अरविंद आओ बेटा। आ गया जी। वो नहीं बनाओ, वो नहीं।
हो गया बेटा कौन रह गया? रहता नहीं जा अभी? अरे भाई साहब हाँ बोला ही आते रहो इधर आते रहो। क्लिक करना जरा। एक मैं भी करवा लूँ, हमारे साथ ही एक बार करवा उधर लिख लूँ ना से। कहाँ करेंगे जी? कोई नहीं, इधर को मुंह कर, इधर मुंह करके करना भाई साहब, इधर मुंह करके करना, खुले खुले हो जाना थोड़ा, खुले खुले हो जाना। झंडे लाओ पूरे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिक्षा नीति का बदलाव शिक्षा नीति का बदलाव। लगाओ घूम घूम चल इसके पीछे पीछे घूमो चलो एक एक शिक्षा नीति में बदलाव, हिंदुस्तान शिक्षा नीति में बदलाव, ऐसे राउंड लगाओ जल्दी लगाओ। शिक्षा नीति में बदलाव, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, शिक्षा नीति में बदलाव, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आंधी में तूफान में सेवादल मैदान में, आंधी में तूफान में सेवादल मैदान में, आंधी में तूफान में सेवादल मैदान में। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। आंधी में तूफान में सेवादल मैदान में भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश का बल, सेवादल, देश का बल, सेवादल। भारत माता की जय, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पानी पियो, चाय सब चाय भैया, पानी की चाय की खाने की सारी व्यवस्था है। अरे लास्ट तुम पे करते हैं, हाँ हाँ हाँ, शुरू तो सब पे आजा मनीष, कर लेते। ठीक है सर, बहुत देख। बहुत धन्यवाद आप सबका। अरे बोलो कांग्रेस बोलो के बोलो। सभी साथियों को शिक्षा नीति का अधिकार On behalf of दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सेवा दल सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती है। हमारे बालेश्वर भाई कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर के इतना सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हो सका है। इसमें मुख्य रूप से ऑल इंडिया के पदाधिकारी और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया और नई शिक्षा नीति 2020 की खामी और कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया और उसकी प्रति जलाई गई। जय हिंद, जय कांग्रेस सेवा दल। जय कांग्रेस सेवा दल। जो आज जो शिक्षा नीति का व्यावसायीकरण किया जा रहा है, इससे गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आएंगी।
जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाएंगे और इसका सारा श्रेय मोदी सरकार को जाएगा कि उन्होंने जो शिक्षा नीति का व्यवसायीकरण किया है उसके वजह से देश के करोड़ों बच्चे बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएंगे, गूठा छाप रह जाएंगे और यही मोदी सरकार चाहती है। जय कांग्रेस सेवा दल। आज जो शिक्षा नीति के व्यापार चला रहे हैं बीजेपी सरकार, इसके कारण आज कोई बच्चा शिक्षा नहीं ले पा रहा। थोड़ा सा कोरोना काल भी चल रहा है, इसकी वजह से बच्चा कोई शिक्षा नहीं ले पा रहा व्यापार, और जो माता पिता हैं शिक्षित क्या नाम इनकी फीस नहीं भर पा रहा है। हम बीजेपी से और आज की केंद्र सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इस शिक्षा नीति पर कोई बहुत अच्छा कोई क्या नाम जैसे कि कोई नीति लाए जिससे कि कोई परेशान ना हो शिक्षा पर। धन्यवाद। भाजपा सरकार द्वारा थोपी गई नई 2020 की शिक्षा नीति के विरोध में सेवा दल के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और सेवा दल की टीम 26 अकबर रोड पे इस नई शिक्षा नीति का विरोध प्रदर्शन करके हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस शिक्षा नीति में जो खामियां हैं वो ये हैं कि सरकार राष्ट्रीय भाषा को छोड़ के राष्ट्रीयकरण करके शिक्षा का निजीकरण कर रही है और क्षेत्रीय भाषाओं को जो है महत्व दे रही है। क्षेत्रीय भाषा का मतलब है कि अगर आप क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व देंगे तो आप आने वाली पीढ़ियों को देश में ना तो IAS IPS तैयार कर सकते हैं, ना कोई वैज्ञानिक तैयार कर सकते हैं, और वो अपनी क्षेत्रीय भाषा सीख करके आगे की पढ़ाई को कैसे कवर कर पाएगा। क्षेत्रीय भाषा बच्चा अपने माता पिता से सीख लेता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा हमेशा हर अमूमन घर में भूली जाती है। लेकिन जो हिंदी है, जो इंग्लिश है, जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो बाहर देशों में जाकर के हमारा नेतृत्व करेंगे, वो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए भारत सरकार से हम इस नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए अपील करते हैं कि इसमें पुरानी शिक्षा नीति को ही लागू किया जाए, जिससे देश के बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में ना लेट के। जय हिंद, जय भारत। और धर्मेंद्र जी टोपी लगा लो। लगा लीजिए। मोदी सरकार द्वारा इस जल्दबाजी में शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। जब देश में कोरोना काल फैला हुआ, कोरोना चल रहा है, जब पूरा देश बंद है, लॉकडाउन है, तो ऐसा क्या कारण है, कौन सा कारण है जो मोदी सरकार ने शिक्षा नीति 2020 को लागू किया? क्या सरकार इसको 2 साल या 3 साल लेट नहीं कर सकती? क्या ये जरूरी था? जिस समय बच्चों के पास स्कूल नहीं, खाने पीने के साधन तक उपलब्ध नहीं है, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनकी अनदेखी करके मोदी सरकार ने शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। और फिर यही नहीं, इसका निजीकरण करने का जो दुस्साहस सरकार कर रही है वो मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है। क्योंकि देश का जो गरीब तबका है, जो 80% जो गरीब तबका है, जो बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, अगर सरकारी शिक्षा का निजीकरण किया जाएगा तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? क्या उन बच्चों के पास आधुनिक समय में एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल है, या फिर इंटरनेट की सुविधा है, या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक इंटरनेट की सुविधा है, व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है? क्या मोदी सरकार ने इस जल्दबाजी में शिक्षा नीति को लागू किया? और फिर यही नहीं, इस समय देश में लगभग 50 लाख जो ऐसे कर्मचारी जो शिक्षक काम कर रहे हैं, जो टेम्परेरी बेस पे हैं, 50 लाख के लगभग, उनके लिए क्या नीति बनाई सरकार ने? इसके बारे में सरकार ने कुछ न सोचा न कुछ कहा और नीति को लागू किया। जहां स्थायी जो रिक्त पदों की संख्या है वो 10 लाख से अधिक है और टेम्परेरी बेस पे जो लगे हुए कर्मचारी हैं वो 50 लाख से ऊपर हैं, उन सबकी अनदेखी की है। अब यही नहीं, दिल्ली में लगभग 22,000 गेस्ट टीचर लगे हुए हैं। उन 22,000 गेस्ट टीचरों को पिछले 3-4 साल से उनके वेतन में कोई बढ़ाई या बढ़ोतरी करी और उनको मनमानी ढंग से हटाया जा रहा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के जो उपराज्यपाल के बीच की जो लड़ाई है, उन दोनों के बीच में पिस रही है। तो मोदी सरकार जो करने जा रही है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो या दूसरे क्षेत्रों में, सभी में विफल है। जहां GDP माइनस 23.9 है, वहीं GDP जो शिक्षा पे जो खर्च है वो 6% के आसपास बता रहे हैं, जबकि 6% से भी अगर देखा जाए, अगर आंकड़े सही तरीके से सामने पेश करे सरकार, तो वो 3% के आसपास रह रही है। जबकि जरूरत क्या है
10% जो जीडीपी का 10% है वो शिक्षा के क्षेत्र पर खर्च किया जाए। और जहां हमारी जीडीपी इतनी गिरी है तो क्या आप सोच सकते हैं कि आने वाले वर्तमान में जो हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं वो काफ़ी होगा, या जो कटौती सरकार करेगी अपने खर्चों में तो उसका सबसे ज़्यादा असर जो है शिक्षा पे ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आपसे और आप जितने तमाम जो शिक्षक हैं, जो स्टूडेंट जो संगठन है उनसे और शिक्षक संगठन सबसे अपील है कि आप भी मोदी सरकार की जो देश विरोधी नीति है, जो शिक्षा विरोधी नीति है, जो गरीब विरोधी नीति है, आम जन विरोधी जो नीति है उसके खिलाफ खड़े हों और आइए और लड़ें। जय हिंद, जय भारत। उद्योगपति चलाएंगे, प्रधानमंत्री और मंत्री विधायकों को जरूरत नहीं पड़ेगी। विरोध करता हूँ इस सरकार का जिसने 2020 शिक्षा नीति चलाई है। अभी कोरोना काल में इन लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया, जिसमें शिक्षा के विद्यालय, धार्मिक संस्थान सब बंद कर दिए गए। बस इन्होंने को एक ही चीज़ दिखाई दी कि किसी तरीके से राजस्व कमाया जाए और ठेके शराब की दुकानें तो इन्होंने खुलवा दी। इनकी शिक्षा नीति इसी से पता चलती है। ये चाह रहे हैं कि सबके बच्चे अनपढ़ रह जाएं। जब ये व्यावसायीकरण कर रहे हैं तो कौन अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा? कहाँ से आएंगे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए? इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आओ बस थोड़ा देर आ जाओ। ठीक है, चलो। नमस्कार साथियों, मैं बालेश्वर आनंद शर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर कम्युनिकेशन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सेवा दल से। मैं मौजूदा सरकार जो दिल्ली के अंदर और देश की राजधानी में राज कर रही है, जो कि पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर बैठी है, जिसने कि इस देश को नोच नोच खाने का एक किद्दो जैसा काम कर रही है। इसने हर चीज़ को बेच करके देश को कंगाल करने का काम शुरू कर दिया है। जो भी कुछ है, एक शिक्षा बची थी, शिक्षा को भी आज इन्होंने निजीकरण करके ऐसा काम कर दिया है जिससे कि आज हमारे देश के अंदर आने वाले ननिहाल जो बच्चे हैं वो आगे शिक्षा भी सही तरह प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि जब निजीकरण हो जाएगा तो निजीकरण में गरीब आदमी तो बच्चों को अपने पढ़ा ही नहीं पाएगा। ये कैसी सरकार है जो देश के अंदर अपने ही देश के नागरिकों को अपने उनका एक एक कतरा खून को भी निचोड़ने में लगी हुई है। ये देश की साथ सरासर धोखा है। हम चाहते हैं कि ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी देसाई हैं, जिन्होंने इस मुहिम को पुरजोर तरीके से इस आवाज़ को बुलंद किया है कि हम इस शिक्षा नीति के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे और हम इसके विरुद्ध घर घर गली गली और हर माँ बाप के बच्चों को और उनके साथ होने वाले अन्याय को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप हम सबके साथ मिल करके इस शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज़ उठाएं। नहीं तो आज अगर आपने हम सबके साथ आवाज़ ना उठाई तो कल आप भी इस शिक्षा नीति के विरोध में अपने आप ही इसका शिकार हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों। मैं भूषण गोयल, कांग्रेस सेवा दल से, दिल्ली प्रदेश से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार ने 2020 में शिक्षा की नीति में बदलाव किया है, जिससे अभी तक कोई भी शिक्षा नहीं ले पाएगा। ये गरीब बच्चे परेशान रहेंगे, कोई भी शिक्षित नहीं होगा। मैं इनसे अनुरोध करता हूँ, कृपया इस जो पुरानी शिक्षा चल रही थी, कृपया उन्हीं नीति पे काम करिए, जिससे सभी बच्चे इस परिक्रम में शामिल रहें। धन्यवाद। शेयर